हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। दुनिया भर में 6000 से भी ज्यादा भाषाएं हैं। अगर एशिया की बात करें तो 2200 से भी ज्यादा भाषाएं हैं। भारत की बात करें तो भारत में भी सैकड़ों भाषाएं हैं और उसमें से एक भाषा है हिंदी, जिसको कि भारत में सबसे ज्यादा बोला जाता है। और आज यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इसीलिए इसी से जुड़ी हुई खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है प्रमुख बातें। तो आज हम देखेंगे कि क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस। उसके बाद देखेंगे कि भाषा के रूप में हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ, कब से हुआ और वर्तमान स्थिति क्या है, आगे की स्थिति क्या होगी। उसके बाद हम देखेंगे संवैधानिक प्रावधान, यानी कि भारत के संविधान में हिंदी भाषा को लेकर के क्या उल्लेख किया गया है, उसे समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे त्रिभाषा सूत्र क्या है। उसके बाद हम देखेंगे भारत एवं विश्व में हिंदी भाषी कितने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैसा होगा हिंदी का भविष्य, या फिर क्या हो सकता है हिंदी का भविष्य, या कैसा होना चाहिए हिंदी का भविष्य, इसको जानने का प्रयास करेंगे। और अंत में देखेंगे इस खबर से, इस विषय से जुड़ा हुआ एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, उसके पहले याद रखना है आपको कि 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब यह 14 सितंबर को जो मनाया जाता है उसमें एक से ज्यादा वजह है, और उन वजहों का भी एक ही वजह है जो फिक्स है, उसे देख समझ लेते हैं कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने क्या किया था। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। अब 14 सितंबर को राजभाषा के रूप में जब स्वीकार किया गया तो उसके पीछे की एक मुख्य वजह भी थी कि 14 सितंबर को ही क्यों किया गया। तो 14 सितंबर को एक व्यक्ति थे, उनका 50वां जन्मदिन था। उनका नाम है ब्योहार राजेंद्र सिंह। इन्होंने भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने के लिए, या तो राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए बहुत ही प्रयास किया था। उनके इस प्रयासों को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना। दोनों शब्दों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात में हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। फिलहाल के लिए तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में हिंदी को चुना, और साथ में यह चुना गया है संविधान सभा के द्वारा। लेकिन राजभाषा के रूप में अगर हम देखें तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है तो उसी के साथ ही इनके द्वारा यह जो राजभाषा के रूप में हिंदी को चुना गया था वह बात भी लागू होती है। हालांकि यह बात अलग है कि इसमें कुछ पेच भी था। उसमें बात यह थी कि आखिर हिंदी भाषा का उपयोग तुरंत क्यों नहीं किया गया, राजभाषा के रूप में लागू करने के बाद भी नहीं किया गया। उसके पीछे वजह थी क्योंकि पीछे जो कार्यकाल था, पीछे का ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन अंग्रेजी भाषा में राजभाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा को इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए यह बात हुई कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद। और वह तय किया गया कि शुरुआत के 15 वर्ष अंग्रेजी में, फिर उसके 15 वर्ष के बाद इंग्लिश में शुरू किया जाएगा। लेकिन अपना लिया गया था 14 सितंबर को, और उसके बाद 14 सितंबर 1953 को यह तय हुआ कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और वजह वही थी कि 14 सितंबर को ही राजेंद्र सिंह का जन्मदिन ही था और इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान था। इस बात में ध्यान रखते हुए 14 सितंबर के दिन को चुना गया। किसके द्वारा? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के द्वारा। और इसके लिए सहमति व्यक्त की भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में। अब देखते हैं भाषा के रूप में हिंदी का विकास। तो देखिए, कोई भी भाषा हो, हिंदी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो आज हम जो हिंदी बोल रहे हैं वह वैसी हिंदी नहीं थी जो शुरुआत में रही होगी। उसमें कुछ तब्दीलियां आई हैं, कुछ बदलाव आया है। और यह बदलाव 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में नहीं आता है। यह बदलाव सैकड़ों सालों में आता है, 1000 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं, तब जाके एक भाषा का विकास होता है, उसका प्रसार होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम समझेंगे कि किस प्रकार से एक लंबी और
सतत प्रक्रिया के माध्यम से आज हम जिस हिंदी को जानते हैं वह हिंदी बनी है। तो सबसे पहले इसके नामकरण को देख लेते हैं कि इसका नाम जो है फारसी शब्द से बना है जो है हिंद। और हिंद नाम से हिंदी कैसे बना कि जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के इस पार का जो क्षेत्र था उसे आक्रमणकारियों के द्वारा, विदेशियों के द्वारा सिंध क्षेत्र कहा गया और सिंध से बना हिंद। और इसी हिंद क्षेत्र में जो लोग जिस भाषा का उपयोग करते थे उसके लिए हिंदी शब्द का इस्तेमाल हुआ, उसी से जाके हिंदी बना और जो भाषा हुई वह हिंदी हुई। अब बात आती है कि हिंदी सीधे बन गई? नहीं, सीधे नहीं बनी, समय लगा। इसकी शुरुआत मानी जाती है संस्कृत भाषा से हुई। संस्कृत भाषा से बनी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर जाकर कहीं बनी हिंदी। अब यह हिंदी भाषा भी अलग अलग चरणों में विकसित हो रही है। अलग अलग समय में इसके अपने अलग अलग कुछ गुण थे, उन गुणों के साथ यह आगे बढ़ रही है। तो 3 चरण कौन कौन से हैं? जिसमें पहला चरण है जिसे प्राचीन हिंदी के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य समय जो था 1100 से 1350 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। इसमें जब हम बात कर रहे हैं 1100 से 1350, तो कोई खास वर्ष नहीं हो सकता है। भाषा में बदलाव एक संक्रमण का दौर होता है, कई वर्ष लग जाते हैं उस बदलाव में। तो मोटा मोटा यह जो सीमा बनाई है गई है 1100 से 1350, यह एक सीमा निर्धारित कर दी गई है, लेकिन इसके लिए आपको सख्त नहीं रहना है। अब देखिए कि इसमें जो वज्रयान शाखा है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में जो सिद्ध साहित्य लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? सिद्धों के द्वारा सिद्ध साहित्य लिखा गया। वज्रयान शाखा जो थी वह मानी जाती है कि वह प्राचीन हिंदी का ही एक रूप था। बाद में रासो काव्य भी लिखा गया। रासो में आपने नाम सुना होगा किसका? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा था? चंद्र बरदाई ने लिखा था। वह रासो काव्य भी इसी समय का है। उसके अलावा नागपंथी साधुओं ने भी लिखा। यह वो हिंदी है जिससे आज हम उतना परिचित नहीं है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा चरण आता है, जिसको क्या कहा जाता है? मध्यकालीन हिंदी। और इस मध्यकालीन हिंदी को हम मान के चलते हैं 1350 से 1850 के बीच के समय को। यह वो दौर था जिस समय पे क्या चल रहा था? भक्ति आंदोलन चल रहा था। भक्ति आंदोलन चल रहा था। कौन कौन से? सगुण और निर्गुण। तो इसके लिए जो हिंदी साहित्य लिखा जा रहा था वह भी जानने लायक है। तो किस भाषा में लिखा जा रहा था? मतलब ब्रज और अवधी, यह हिंदी की ही सखियां हैं, ब्रज और अवधी। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रज और अवधी उस समय हिंदी का रूप था और आज भी इसमें बदलाव आता गया है धीरे धीरे। तो इस ब्रज भाषा में एक दोहा लिखने वाला व्यक्ति है जिसको हम अच्छे से जानते होंगे, जानते नहीं होंगे तो नाम तो सुने होंगे। उसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने जो दोहे लिखे वह आज की हिंदी से काफी मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। इसलिए माना जाता है कि आज की जो हिंदी है उसकी शुरुआत एक तरह से देखा जाए तो अमीर खुसरो से देखने को मिलती है। अमीर खुसरो का जैसे यह दोहा ही देख लीजिए, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। कितना आसान है इसे समझना। इसके बाद आता है तीसरा चरण। तीसरा कौन सा है? आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी का देखिए 1850 ईस्वी से अभी तक का समय जो है वह चल रहा है। और यह आधुनिक हिंदी 1850 के बाद का जो समय है यह वही समय है जब भारत में क्या हो रहा था? स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ चुका था। आजादी की लड़ाई लोग लड़ रहे थे, हिंसा अहिंसा दोनों तरीके से। कुछ भी करने के लिए आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी था क्या? कोई भी एक्शन लेना है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता था संवाद होना। और संवाद के लिए सबसे बड़ी भाषा के रूप में अगर कोई भाषा उभरी तो इस समय कौन उभरी? वो हिंदी। और हिंदी के इस महत्व को समझते हुए महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में पहली बार अपने तरफ से बात रखी कि जो एक राष्ट्रभाषा के लिए गुण होने चाहिए किसी भाषा में, वह हिंदी में भारत के संदर्भ में मौजूद है। और उसके लिए सबसे पहली बात किसने कही? महात्मा गांधी ने। उसके बात को जो ऐसे राज्य जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है उन राज्यों ने भी समर्थन दिया, क्योंकि आजादी की लड़ाई के दौरान पे यह माहौल था कि संवाद ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस बात में बड़ी आसानी से सहमति भी बन गई कि हाँ, हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो यह दौर था जिस वक्त हिंदी साहित्य बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया, पद्य भी लिखे गए, गद्य भी लिखे गए और हिंदी भाषा का विकास इस समय जोरों पर था।
तो आज हम जिस हिंदी को जानते हैं वह कौन सी है? यही आधुनिक हिंदी है। अब बात आती है कि यह संवैधानिक प्रावधान आखिर क्या है। हिंदी भाषा का विकास तो देश में, समाज में होता ही रहा, लेकिन संविधान में इसके बारे में क्या जिक्र किया गया है? तो संविधान का जो भाग 17 है उसमें राजभाषा के बारे में कहा गया है, और यह राजभाषा के बारे में जितनी बातें हैं अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में कही गई हैं। तो 343 में सबसे मुख्य बात जो कही गई है वह यह कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी एवं लिपि देवनागरी होगी। आखिर यह लिपि क्या है? यह जो लिखा हुआ है यह एक लिपि है, और इस वक्त जो आप देख रहे हैं, यह पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप देवनागरी लिपि को पढ़ पा रहे हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हम नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक, क्योंकि आपने अगर उसकी फोटो देखी होगी तो हमें वो अभी तक किसी को समझ में नहीं आई है वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना कुछ लिखा हुआ है आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब है कि आपको देवनागरी लिपि की समझ है। तो यही दो बातें हैं। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, 351 अनुच्छेद की इस बात को भी आपको याद रखना है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह संविधान के अनुच्छेद 351 में लिखा है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। मतलब सरकार को ही हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाना होगा, उसके लिए विकास करना होगा, जिससे भारत की सामासिक संस्कृति मतलब बहुत सारी संस्कृतियां हैं, उनको मिलाकर के जो संस्कृति भारत की एक बनती है, उस संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति हो सके। किस भाषा में हो सके? हिंदी में। और उसके लिए क्या करना होगा? हिंदी भाषा का प्रसार करना होगा, विकास करना होगा। और यह जिम्मेदारी किसको दी गई है? संघ को दी गई है। और यह बात कहां लिखी हुई है? संविधान में लिखी हुई है। तो इस बात को आपको याद रखना है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब बात आती है, चूंकि मैंने आपसे पहले ही बताया था 1950 में संविधान लागू हुआ था। 1950 में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, तो आपको मैंने कहा था कि इसी दिन से तय हो जाना चाहिए था कि राजभाषा हिंदी होगी। राजभाषा का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? राजभाषा का मतलब है जो ऑफिशियल राजकाज की भाषा, ऑफिस की भाषा, सरकारी ऑफिस की भाषा जो भी होगी, कार्यालय की भाषा जो भी होगी, वह राजभाषा होगी। तो यह कार्यालय की भाषा राजभाषा उस वक्त हिंदी में होना मुश्किल था, क्योंकि जिन राज्यों में हिंदी आती ही नहीं किसी को, वह हिंदी में कैसे कार्य करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में यह भी तय किया गया था संविधान सभा के द्वारा कि 15 वर्ष तक के लिए, आगे के 15 वर्ष तक के लिए अंग्रेजी में कार्य होता रहेगा, और धीरे धीरे हिंदी का चूंकि विकास किया जाएगा, प्रसार किया जाएगा अनुच्छेद 351 के तहत, तब तक में एक समय आएगा कि पूरे देश में हिंदी भाषा में राजकाज हो सकेगा, तब फिर आसान हो जाएगा। लेकिन बात यहीं पे आती है, बात आती है यह कि जब 1965 आने वाला था, उसके कुछ वर्ष पहले ही जो हिंदी विरोधी आंदोलन थे वो तेज हो गए। किनके माध्यम से? जो गैर हिंदी राज्य थे उनके द्वारा यह तेज हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें यह डर था कि अगर यहां पर हमारे राज्य में यह तय कर दिया जाए कि हिंदी भाषा में राजकाज होगा, यानी कि सारा सरकारी काम हिंदी भाषा से होगा, यह कितनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हिंदी तो हमारी भाषा है ही नहीं, और इतनी जल्दी पूरा राज्य सीख नहीं सकता और उसे स्वीकार भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा त्रिभाषा सूत्र का संकल्प पारित किया गया। यह त्रिभाषा सूत्र आखिर है क्या, यह जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। त्रिभाषा सूत्र में संसद के द्वारा यह बात की गई कि 3 भाषाएं सीखनी है। पहली भाषा कौन सी होगी? मातृभाषा होगी, जो भाषा हमारी मातृभाषा है एक तो वो। दूसरी, 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक भाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं वर्णित है, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान की बात करें तो 22 है। तो इन भाषाओं में से उस वक्त जितनी रही होंगी, उन भाषाओं में से कोई एक भाषा सीखनी है। उसके बाद एक तीसरी भाषा सीखनी है जो अंतरराष्ट्रीय भाषा होगी, यानी कि इंग्लिश। लेकिन हुआ क्या कि जो गैर हिंदी राज्य थे उन्होंने इस त्रिभाषा सूत्र को नहीं माना। इसी त्रिभाषा सूत्र को हम क्या बोल सकते हैं? बहुभाषा सूत्र। तो जो गैर हिंदी राज्य थे इन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इस वजह से
यह आगे बढ़ नहीं सका और हुआ यह कि आज भी धीरे धीरे करके वर्ष दर वर्ष कुछ कुछ वर्षों में कुछ कुछ वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा को, इंग्लिश को आज भी राजभाषा के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जो 15 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था वो धीरे धीरे बीच बीच में फिर से बढ़ा दिया जाता है और वह बढ़ता ही जा रहा है जब तक कि हिंदी की स्वीकार्यता पूरे देश में राजभाषा के रूप में सभी राज्यों के माध्यम से नहीं हो जाती है। उसके बाद हुआ यह कि 1976 में राजभाषा अधिनियम के तहत एक राजभाषा विभाग बनाया गया। यह तो बात हो रही है 1965 के पहले की, त्रिभाषा सूत्र को नकार दिया गया था। तो कुछ वर्ष बाद ही राजभाषा अधिनियम के तहत राजभाषा विभाग बनाया गया। कब? 1976 में। क्यों बनाया गया? वही अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रसार के लिए और यह राजभाषा विभाग आखिर क्या कर रहा था? तो यह राजभाषा विभाग आज भी कार्यरत है हिंदी के प्रसार के लिए, चाहे वो हिंदी दिवस ही मनाना क्यों ना हो, हिंदी दिवस हो जाए, हिंदी पखवाड़ा मनाना हो जाए या हिंदी के विकास के लिए किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना क्यों ना हो जाए, राजभाषा विभाग इसे बखूबी अंजाम दे रहा है। अब बात आती है कि हिंदी हिंदी हिंदी, तो आखिर हिंदी में कितने हिंदी भाषी हैं? हिंदुस्तान में जितने भी हिंदी भाषी हैं उनकी कुल संख्या है 42 करोड़ 20 लाख। किस प्रकार के हिंदी भाषी? ऐसे हिंदी भाषी जिनकी पहली लैंग्वेज, पहली भाषा यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज जिनकी हिंदी है वो है पहली भाषा हिंदी। फर्स्ट लैंग्वेज जिनकी हिंदी है वो 42 करोड़ 20 लाख है। और जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, पहली भाषा इंग्लिश है जिनकी, 2,46,000। अब देखिए 2,46,449, कितना बड़ा अंतर है। अब देखिए यहां पर क्या अंतर है कि यहां पर हिंदी भाषा के लिए उतनी स्वीकार्यता नहीं है राजभाषा के रूप में जितनी अंग्रेजी भाषा के लिए है। भले उनकी फर्स्ट लैंग्वेज बहुत कम है पूरे हिंदुस्तान में, और इंग्लिश की छोड़ दें तो हिंदी की फर्स्ट लैंग्वेज जो है वह सबसे ज्यादा है। अभी तो यह सिर्फ फर्स्ट लैंग्वेज की बात हो गई कि 42 करोड़ 20 लाख फर्स्ट लैंग्वेज वाले हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी होगी, इस प्रकार से उनको भी जोड़ लिया जाए तो यह 42 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा हो जाता है। फिर भी वह राजभाषा के रूप में पूरे देश में अभी भी उस प्रकार से कार्य नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे भी वजह है कि स्वीकार्यता उस प्रकार से हुई नहीं है, तो उस दिशा में भी कुछ काम करने पड़ेंगे। फिलहाल अब देखते हैं दुनिया में क्या स्थिति है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं देखी जाए तो पहले नंबर पे कौन है? इंग्लिश है। दूसरे नंबर पे कौन है? मंदारिन। मंदारिन मतलब क्या? चीनी भाषा, चीन की भाषा जो है उसे बोलते हैं मंदारिन। और तीसरे नंबर पे है हिंदी भाषा। एक और भाषा है भारतीय भाषा, इस लिस्ट में 7वें नंबर पे कौन सी है? बंगाली। तो देखिए दुनिया में तीसरे नंबर पे हिंदी है, लेकिन कमाऊ भाषा के रूप में अभी भी माना जाता है कि यह नहीं है, जबकि तीसरे नंबर पे है। इससे ज्यादा कमाऊ भाषा स्पेनिश, फ्रेंच को मान लिया जाता है, अरेबिक को मान लिया जाता है, लेकिन हिंदी को नहीं माना जाता है। तो हिंदी का विकास और प्रसार इसलिए प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ जाता है कि वह कमाऊ क्यों नहीं है। फिलहाल के लिए आगे देखते हैं। विश्व में हिंदी भाषी, जहां हिंदी भाषी अधिक संख्या में है। अब देखिए दुनिया भर में अगर देखा जाए तो हिंदी भाषियों की संख्या कम नहीं है, 100 करोड़ से भी अधिक हिंदी भाषी मौजूद हैं। कहां कहां पर हैं? मुख्य रूप से देखा जाए तो जहां सबसे ज्यादा है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। भारतीय संस्कृति से प्रभावित दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। अब चूंकि भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं तो यहाँ पे भी हिंदी बोली जाती है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान, यहाँ पे भी काफी लोग हैं, कुछ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। फिर ऐसे देश भी हैं जहां आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है हिंदी को। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक बड़ा बाजार भी, जितने लोग हिंदी बोल रहे हैं उनसे एक बाजार भी तैयार हो रहा है, और उस बाजार के लिए अगर किसी को कुछ बेचना है तो बेचने के लिए उसे हिंदी भाषा आनी चाहिए। तो विदेशी भी हिंदी सीख रहे हैं। वो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूरोप के देश हैं। इसके अलावा अरब और इस्लामिक देशों में भी कुछ मात्रा में हिंदी बोली ही जाती है। तो अब आखिरी सवाल यहां पे आता है, कैसा होगा हिंदी का भविष्य? तो हिंदी का भविष्य कैसा होगा? किसी भी भाषा का भविष्य अगर बेहतर करना हो तो उसमें दो चीजें जोड़ दी जाएं तो बेहतर हो जाएगी। एक तो होता है प्रौद्योगिकी और दूसरा कैरियर, यानी कि किसी भाषा में प्रौद्योगिकी को जोड़ दीजिए तथा कैरियर के ऑप्शन उपलब्ध करा दीजिए तो वह भाषा अपने आप में बेहतर स्थिति में आ जाएगी, उसका प्रसार भी होगा और
विकास भी होगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जब केवल भावनात्मक समर्थन ना हो। सिर्फ भावनात्मक समर्थन से हिंदी का प्रसार और विकास नहीं हो सकता है। हमें ग्राउंड लेवल पर प्रौद्योगिकी और करियर के लिए हिंदी भाषा के दिशा में कार्य करना पड़ेगा, और ऐसा हो भी रहा है। अगर आप देखें तो सोशल मीडिया में देख लीजिए, जिस सोशल मीडिया में कुछ वर्ष पहले तक लोग इंग्लिश का यूज करते थे, इंग्लिश लिखते थे रोमन में, आज वही देवनागरी में हिंदी लिख रहे हैं। पहले रोमन में लिखते थे, अब देवनागरी में हिंदी लिख रहे हैं, अपनी ही लिपि में अपनी भाषा लिख रहे हैं। और यह सिर्फ ना भारत में, भारत के बाहर भी हो रहा है। ना सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, उसके अलावा ट्विटर हो गया, हर जगह पर हिंदी भाषा का उपयोग करता जो है वह बढ़ता जा रहा है। गूगल ने भी ऐसा सर्वे किया है जिसमें उसने देखा कि हिंदी भाषा के उपयोगकर्ता बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि बाजार बड़ा हो रहा है, और चूंकि बाजार बड़ा हो रहा है तो उसे भी भुनाने के लिए वे लोग लगे हुए हैं। तो ना सिर्फ वे उसे भुनाएंगे बल्कि हम उन्हें भी भुना सकते हैं। तो यह तो पूरक और संपूरक की स्थिति हो जाती है। साथ ही कैरियर के लिए भी प्रौद्योगिकी अगर किसी भाषा के साथ जुड़ जाएगी तो कैरियर के लिए भी संभावनाएं, विकल्प खुल जाएंगे। अब बात आती है यहां पर कि हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या अन्य माध्यम भी हैं? बिल्कुल है। जैसे कि फिल्मों को देख लिया जाए तो आज से नहीं बल्कि कई वर्षों पहले से भी, कई दशकों पहले से भी हिंदी फिल्मों को लोग दुनिया भर में देखते थे, तो उसके डायलॉग बहुत फेमस होते थे। वो डायलॉग की वजह से लोगों का भाषा में इंटरेस्ट आता था। जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, एक्टर थे, उनसे लोग जुड़ते थे, तो उनकी भाषा को सीखने के लिए भी इंटरेस्ट दुनिया भर में आता था। ना सिर्फ दुनिया भर में बल्कि देश में, भारत में भी जो गैर हिंदी राज्य हैं उनका भी इंटरेस्ट हिंदी के लिए हिंदी फिल्मों के माध्यम से बनता था। साथ ही साहित्य की बात करें तो सेम यही बात साहित्य के लिए भी लागू होती है। दुनिया भर में हिंदी साहित्य को आज देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, सराहा भी जा रहा है, क्योंकि अब साहित्य किसी भी भाषा में लिखा जाए उसे रिकॉग्नाइज करना आसान हो गया है। क्यों आसान हो गया है? क्योंकि उसका ट्रांसलेशन भी हो सकता है। तो कोई अगर यह सोचे कि हिंदी भाषा में लिखता है और उसे दुनिया नहीं देख पाएगी, दुनिया नहीं सुन पाएगी, दुनिया नहीं पढ़ पाएगी, तब वैसा नहीं है। वो तो अनुवाद होकर दूसरी भाषा में पहुंच ही जाएगा। तो अपनी हिंदी भाषा में लिख के भी वो पैसे कमा लेगा, नाम कमा लेगा और अपना जीवन यापन भी कर लेगा। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, अभी हाल ही में गीतांजलि ने लिखा था, क्या लिखा था? एक किताब जिसका नाम है रेत की समाधि, जिसे अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। रेत की समाधि के इंग्लिश अनुवाद के लिए गीतांजलि को बुकर पुरस्कार मिला है। तो यह उदाहरण है। तो इस प्रकार से अंतिम बात यही है कि सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार का समर्थन नहीं देना होगा, भावनात्मक समर्थन देने से बात नहीं बनेगी, अन्य बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हिंदी का विकास और प्रसार जरूर होगा, और यह विवाद का विषय ना हो कि राजभाषा बनाया जाए या राष्ट्रभाषा बनाया जाए। फिलहाल इस बात पर ध्यान दिया जाए कि हिंदी का विकास और प्रसार किया जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 356। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।